आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। फिल्म आदिपुरुष के काबिल एतराज डायलॉग के मामले में डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवाम और शायकीन की राय को मद्देनजर रखते हुए कुछ डायलॉग को तब्दील करने का फैसला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शायकीन के जज्बात और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के तनाजुर में ये फैसला किया गया। आपकी शिकायत से आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराजगी नहीं है, इतनी सी भी, सिर्फ सम्मान है। मैं इस बात से खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास आके और मुझे 4 बातें सुना के चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दीवारें होती हैं दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी एतराज पे किसी फिल्म मेकर ने, किसी राइटर ने कुछ बदल दिया हो? इस फिल्म में बदल रहा है क्योंकि इस फिल्म में आपके अपने लोग हैं। इस फिल्म में मनोज मुंतशिर शुक्ला है। इस फिल्म में सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं। आपकी भावना हमारे लिए शिरोधारी है। आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिमाली सिक्किम में आफत सवाबी के बाद राहत कार्य में तेजी लाई गई है। इंडियन आर्मी की जानिब से अब तक 300 सयाहों को महफूज मकाम को मुंतकिल किया गया है, जबकि 2000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाह अभी भी फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से मुतासरीन में ग़िज़ा, ज़रूरी अशिया और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वाज़ेह के 3 रोज़ काबिल गैर मामूली बारिश, सैलाब और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद बेघर हो गए, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद नागहानी हालात की जद में आ गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान बीजेपी हुकूमत की 9 साला कारकर्दगी का हवाला देते हुए अगले इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की। अमित शाह ने गुरुद्वारा चिल्ला साहब में हाजिरी दी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दौरे लगे हैं। 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है, और आपने, विशेषकर हरियाणा वालों ने 2-2 बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं। मित्रों, ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर उनके दौरे इख्तिदार में बदउनवानियों का इल्जाम लगाया। बदउनवानी से पाक हुक्मरानी के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील की है। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को, इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया। कहते थे कि नहीं कहते थे?
अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया। कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने किसानों के लिए फलाही इक़दामात को लेकर मरकज पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की आमदनी को दुगनी करने की बात तो कही गई, लेकिन किसी भी तरह के अमली इक़दामात नहीं किए गए। अशोक गहलोत ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की तरक्की के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। सरकार जब से बनी आपके आशीर्वाद से, तब से हमने कृषि को और किसान को तवज्जो दी है। इसीलिए हम लोगों ने अलग से बजट का प्रयोग देश में पहली बार हमने किया। दुगनी धनराशि रखी बजट के अंदर भी। नई नई योजनाएं किसान हो, कृषक हो या पशुपालक हो, उसके लिए लाए गए। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है इंडस्ट्री वालों का, 10 लाख करोड़ का। ये तो 1 लाख करोड़ भी नहीं है किसानों का। तो उनके साथ में अगर सेटलमेंट कर सकते हो बैठ करके, तो आप किसानों के कर्जे जो है उनका सेटलमेंट कर लो। किसान का हिस्सा आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं और वो तैयार होंगे भी नहीं। मोदी जी 2000 रुपये बेचते हैं 4 महीने में किसान को। ऐसी पब्लिसिटी की हुई है उनकी, मार्केटिंग में तो बहुत उनका मुकाबला ही नहीं कोई। काम कम, मार्केटिंग ज्यादा। और कांग्रेस सरकार में क्या करते हैं, काम बहुत ज्यादा, मार्केटिंग बहुत कम। इतना ही फर्क है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने पटना में 23 जून को होने वाली मेगा अपोजिशन मीटिंग को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह वाज़ेह है कि अपोजिशन में इंतशार है, उनका पीएम चेहरा कौन होगा। रविशंकर ने कहा कि इख्तिदार के लिए खुदगर्ज लोगों का इत्तेहाद है। ये लोग अकेले पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा। हज 2023 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भोपाल, इंदौर से जाने वाले आज़मीन हज मक्के में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और उन्होंने होटल के सामने सामान रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। वहीं राजधानी भोपाल में वाक़ हज हाउस में अचानक लिफ्ट खराब होने से 11 आज़मीन लिफ्ट में फंस गए। निस्फ घंटे की मेहनत के बाद उन्हें लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया। आज़मीन हज की मुश्किलात को देखते हुए जहां समाजी तंजीमें अपनी शदीद नाराजगी का इजहार कर रही हैं, वहीं हज कमेटी का कहना है कि आज़मीन हज की मुश्किलात को खत्म करने के लिए कोशिशें जारी है। पहले तो हज के किराए के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया, और दूसरे शहरों के मुकाबले तो भोपाल के जो हाजी हैं उनसे तो बेइंतहा रकम ज़्यादा ली गई। और जो है हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि ये जो है गलत तरीका है और इस तरह से, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो बदइंतज़ामी जो यहाँ से शुरू हुई थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पर लोगों का हाल ये है कि एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोगों को वहाँ पे ठहराया जा रहा है। महरम गैर महरम का कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है। पानी के इंतज़ामात नहीं हैं, AC बंद पड़े हुए हैं, लोगों को लाने ले जाने बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से जो है ये हज जो है 2023 का बदइंतज़ामी की उस पर चल रहा है। तो हमारी मांग है, हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमने मांग की है कि इस तरह की दुश्वारियों को दूर किया जाए। यहाँ से चालू हुआ इंडिया से तो सऊदी तक गए, लेकिन उसको हाजी को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। आपके चैनल के माध्यम से सारे हाजियों से एक दरखास्त करता हूँ, सऊदी गवर्नमेंट 80 लाख लोगों का हज करवाती है, तो वहाँ पर पानी का, बाथरूम का
हर 50 मीटर के बाद आपको इंतज़ाम मिलेगा। जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग गए इंडिया के, लेकिन वो या तो उनके टच में नहीं आ रहे। आम आदमी हाजी की जाके वहाँ पर हर 200 कदम के बाद वजारत का ऑफिस मिलेगा। वहाँ पर जाएं, हाजी खुद जाएं और जाके ये कहे हमारी बिल्डिंग के अंदर ये परेशानी है, मोहल्ले की ये परेशानी है। इंशाअल्लाह रहमान आधा घंटा पौन घंटे के अंदर वो समस्या हल कर देगी। हाँ, कुछ हाजियों की ये कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और कुछ लोगों को ये कंप्लेंट आई है कि पानी वगैरह नहीं है वहाँ पर या गैस की कोई परेशानी है। उस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक वो 24 घंटे का कॉल सेंटर बना के रखा है और जो भी कंप्लेंट आती है तो 2530-139 पे लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं और इसको हम अपने ग्रुप के अंदर डालते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर डालते हैं और वहाँ जो खादिमुल इजाज़ हैं वो उसको लेते हैं और उन लोगों से रब्ता कायम करके उसको जहाँ जिस ऑफिस से किससे मुताल्लिक़ होती है वहाँ जाके उसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो फिर वो आप यहाँ पर हमको बता देते हैं कि यहाँ पर इसका निराकरण हो गया है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मणिपुर में जारी तशद्दुद के खिलाफ शहर हैदराबाद में मुकीम मणिपुर के लोगों ने अमन की बहाली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हैदराबाद में इंदिरा पार्क धरना चौक पर प्ले कार्ड और बैनर्स के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वालों ने तशद्दुद पर काबू पाने और अमन की बहाली का हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह के 3 मई को मणिपुर में कोकी और मेती कम्युनिटी के बीच झड़पों के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। इसके बाद होने वाले तशद्दुद के वाक़यात में 100 से ज़्यादा लोगों के हलाक होने की खबर है। The reason why we are gathering here is, first of all, I would like to introduce this group of people. We represent Manipuri society. We are a group of people who are working, studying, living here in Hyderabad. So we have a society called Hyderabad Manipuri Society. We have gathered here together. We have almost like 300-400 people to demand for peace, which is happening, which is the conflict happening in Manipur right now. Between the two communities, Meitei community and the Kuki community, which started on May 3rd, instigating with the propaganda saying that Meitei community started burning the houses and like chasing away people. I would like to request the national medias or the local medias and the government to investigate, find out the reason why it started, how it started, because as far as we know and as far as the written truth is there, all tribal student union Manipur, they have started this, they held their solidarity peace rally on May 3rd to act against Meitei getting scheduled tribe. So which is fine, like demanding for scheduled tribe or demanding for separate state is a right. As an Indian, you have a right, but opposing that decision also is a right. But it was not mentioned, it was not decided that Meitei will get the ST in next day. It's a long procedure. It's a long procedure. ओडिशा में 2 जून को पेश आए ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 292 तक पहुंच गई है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसाफिर की आज मौत हो गई, जबकि इससे कबल 13, 16 और 17 जून को भी जख्मी मुसाफिरीन इलाज के दौरान फौत हो गए। फिलहाल 40 से ज़्यादा जख्मी मुसाफिरीन का SCB मेडिकल कॉलेज और कटक अस्पताल में इलाज जारी है। ख्याल है कि 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में तीनों ट्रेनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 280 से ज़्यादा मुसाफिरीन मौके पर ही हलाक और 1200 से ज़्यादा मुसाफिरीन जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तानी ज़बानों में अफसानचा नवीसी को लेकर भोपाल स्टेट म्यूजियम में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, वनमाली सर्जनपीठ और लघु कथा शोध केंद्र के मुश्तरका बैनर तले भोपाल स्टेट म्यूजियम में मुनक्किदा अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन में मुल्क की 16 ज़बानों के कहानीकारों ने शिरकत की। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में अफसानचा नवीसी करने वाले फ़नकारों का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां दूसरी चीज़ मुतासिर हुई है, वहीं नई नस्ल का रुझान भी बड़े अफसानों से मुंतकिल होकर अफसानचे की जानिब हुआ है।
सर पहले सबसे पहले तो मैं लघु कथा शोध केंद्र जो भोपाल है इसको मैं बधाई देना चाहूँगा। पिछले काफ़ी वर्षों से मैडम कांता राय और उनके साथी एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जो साहित्य की ये एक नई विधा है लघु कथा, इसका क्या है आज का जो समाज में समय की जो ज़रूरत है उसके ऊपर लघु कथा पे काम हो रहा है, क्योंकि जो पाठक है हमारा वो कम समय में अच्छा मतलब एंटरटेन करना चाहता है। उसके लिए जो लघु कथा की विधा है एक अच्छी विधा है जिसमें पूरा उसको तृप्ति होती है, उसमें कलात्मक और कथा रस भी होता है। पंजाब और भोपाल की शाखा भी मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारे पंजाब में लगातार हर वर्ष कार्यक्रम होता है जिसमें भोपाल के साथी मैडम कांता राय के निर्देशन में वहाँ पे आते हैं। अलग अलग जगह जाने से, अलग अलग लोगों से मिलने से, बहुत सारे संस्कृति से मैं जुड़ती रहती हूँ, लोगों से मिलती रहती हूँ, तो बहुत सारी भाषाओं का असर मेरे पूरे व्यक्तित्व पे आ गया है। तो लिखने में कई बार मैथिली भाषा के कुछ शब्द होते हैं, अवधी भाषा के शब्द होते हैं, गुजराती भाषा के शब्द होते हैं, राजस्थानी भाषा के होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं। तो मतलब वो मिक्सचर कॉकटेल टाइप हो गया है अभी लेखन, और ये एक अच्छा लगता है। मतलब पढ़ने वाले पाठक भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और जो सुनते हैं, क्योंकि मैं रेडियो पे भी अक्सर जाती हूँ, मैंने अभी तक लखनऊ रेडियो से दिया है, मैंने अहमदाबाद रेडियो से दिया है, मैंने वडोदरा रेडियो से दिया है, तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी जैसी कोई बात कर रही है हमसे। 23 जून के बाद एक बार फिर नीतीश काबीना की तौसी होने जा रही है। रियासती कांग्रेस सदर का दावा है कि काबीना की तौसी में कांग्रेस के कोटे से 2 नए वजीर बनाए जाएंगे, तो वहीं आरजेडी को भी जगह मिलेगी। उधर नीतीश काबीना की तौसी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बिहार इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को पटना में बड़ी बैठक होने वाली है, वहीं 23 जून के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार का भी दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पूरा यकीन है कि 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस कोटे से 2 नए मंत्री बनेंगे, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी को भी जगह मिलेगी। के बाद विस्तार भी होगा और कांग्रेस पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, हम लोगों के 2 बनेंगे और राजद से भी बनेंगे। बिल्कुल तय हो गया, तय। ये तस्वीर है 2 दिन पहले की, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। अब 23 जून के बाद फिर बिहार में कैबिनेट विस्तार के दावे के बाद सियासत काफी गर्म है। पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री का ये कहना कि कब विस्तार होगा ये तेजस्वी जी से पूछिए, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह घोषित करना कि 23 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के मुखौटा मात्र हैं। सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विषय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करेंगे, नहीं करेंगे, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, यह उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव है। सारा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये घटक दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में बीजेपी नीतीश की मुहिम को लगातार झटका दे रही है। नीतीश एक तरफ विपक्षी एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का नीतीश के लिए प्लान तैयार दिख रहा है। मांझी के महागठबंधन से किनारा करने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश की सियासत समझी जा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों की जानब से चलाए जा रहे रोजगार के मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स और उनके काम की खूब सताइश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पटन के इशरत नबी और आबिद हुसैन के काम की खूब सताइश की। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करते हैं। इस काम में खवातीन का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे नौजवानों के कामों की सताइश जब मुल्क के वज़ीर आज़म करें तो ये किसी एजाज से कम नहीं। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के कौलसरी नेहालपुरा से
ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली इशरत नबी और नलापटन के ग्रेजुएट नौजवान आबिद हुसैन की जानिब से चलाए जा रहे डायरी यूनिट्स की कामयाबी और उनके काम की तारीफ की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पीएम मोदी ने मन की बात ने मेरी बातचीत की है। वैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं था मेरी डेयरी फार्म के बारे में, उसने लोगों को भी अवेयर किया है। जब उसने मन की बात में मेरी बातचीत की, मेरी यूनिट की बातचीत की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बड़ा एजाज़ मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मन की बात में जो प्रोग्राम वो चलाते हैं उन्होंने इस काम को लेके जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, तो खुशी, वाकई खुशी की बात है मेरे लिए। मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस सताइश पर इशरत नबी और आबिद हुसैन ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा एजाज है। इशरत नबी का कहना है कि उन्होंने 2021 में ये डायरी फार्म शुरू किया और उन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया गया, जिस पर इशरत ने मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर आबिद हुसैन भी सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर ये यूनिट चला रहे हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। 2021 में मैंने 5 गाय ली है, उस टाइम मेरी सब्सिडी आई है 1,80,000। फिर 2022 में मैंने फिर से 2 यूनिट लिए, उसके साथ भी मुझे सब्सिडी मिली है 1,80,000। फिर मैंने एक लोड कैरियर लिया है सब्सिडी पे, उसको भी मुझे 2 लाख सब्सिडी आई है। ये 3 साल हो गए कि मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट की। बहुत कुछ मशीनरीज दे रहे हैं कि और सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं, तो 100 से 150 लीटर पर डे निकल रहा है। मेरी प्रोडक्शन खुद की है। और लेबर की बात करें तो अभी मेरे डेयरी फार्म में 3-4 एम्प्लॉय मैंने रखे। इशरत नबी का कहना है कि खवातीन अब बाइख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करें। गवर्नमेंट पीएम मोदी ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी है जो सब्सिडी पे है। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाओ, आप भी मेरी तरह हर एक यूनिट एस्टेब्लिश करो। आबिद हुसैन ने भी नौजवानों से कहा कि आगे आएं और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर बाइज्जत अपना रोजगार कमाएं। अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80%, चाहे मॉरली सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियली हेल्प, 80% ये प्रोवाइड करता है। हर एक के लिए यही, नौजवान के लिए यही मैसेज है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जरूरत है कि ऐसे कामयाब नौजवान लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे नौजवानों को तहरीक मिले। किसी के काम की जब तारीफ हो, वो तारीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म करे तो हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इंतहाई मसरत होती है। ऐसा ही यहाँ इशरत नबी का तज़किरा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है तो यहाँ इशरत नबी खुशी से फूले नहीं समा रही है, क्योंकि इशरत नबी ने जो यहाँ डायरी फार्म जो है 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया है और अपना रोज़गार कमा रही हैं और ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का ज़रिया बनी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं निहालपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।